हेडिंग डाल लीजिएगा बाबू आप लोग। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन OVULE ओव्यूल। गौर से समझिएगा। पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश होता है वह 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 आपका निभागीय प्रवेश। नंबर 1 आपका क्या होता है? निभागीय प्रवेश होता है। नंबर 2 बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश। नंबर 3 अध्यावरणीय। या अभी एक और नाम बोले क्या? मध्य प्रवेश। मध्य प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में जो प्रवेश होता है 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 निभागीय प्रवेश। नंबर 2 बीजांड द्वारी प्रवेश। नंबर 3 जो होता है अध्यावरणीय मध्य प्रवेश होता है। समझ में आ गया? निभागीय प्रवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? चलाजोगैमी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलाजोगैमी। अच्छा, बीजांड द्वारी प्रवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? POROGAMY पोरोगैमी कहते हैं। और अध्यावरणीय प्रवेश को क्या कहते हैं बाबू? मीसोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोगैमी कहते हैं। मीसोगैमी कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निभागीय प्रवेश को समझते हैं। किसको समझते हैं? यानी चलाजोगैमी को समझते हैं। गौर से देखिएगा आप लोग। यही आपका बीजांड है। क्लियर हो गया? बीजांड का ये भाग आपका निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? निभाग कहलाता है। ये भाग आपका बीजांड द्वार कहलाता है। बीजांड द्वार कहलाता है। और यही भाग आपका अध्यावरण कहलाता है। अध्यावरण कहलाता है। क्यों? इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें गौर से देखिएगा, निभागीय प्रवेश, यदि आपका पराग नलिका, क्या बाबू? यदि आपका पराग नलिका निभाग की तरफ से प्रवेश करता है। किधर से प्रवेश करता है बाबू? निभाग की तरफ से प्रवेश करता है, अर्थात इधर से प्रवेश करता है। यही तो निभाग है आपका। निभाग की तरफ से प्रवेश करता है तो इसको निभागीय प्रवेश कहते हैं। कौन सा प्रवेश कहते हैं? निभागीय प्रवेश कहते हैं। समझ में आ गया? फिर गौर से समझिएगा। यदि पराग नलिका, यही आपका पराग नलिका है, लिख दे रहे हैं पराग नलिका। पराग नलिका किधर से प्रवेश करता है बाबू? निभाग की तरफ से प्रवेश करता है तो इसी को हम निभागीय प्रवेश अर्थात चलाजोगैमी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? और यह आपका अखरोट, केजुराइना,
के बीजांड में इस प्रकार का प्रवेश होता है। समझ, यानी अखरोट के पौधों के बीजांड में और केजुराइना के पौधों के बीजांड में निभागीय प्रवेश होता है पराग नलिका का। समझ में आया? अब आइए दूसरा नंबर बाबू। कौन सा बाबू? दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका क्या है? बीजांड द्वारीय प्रवेश। क्या है? बीजांड द्वारीय प्रवेश। फिर एक बार हम इस फिगर को बनाते हैं, देखिएगा आप लोग। फिगर हमारा बन गया, कोई परेशानी? तो हम इसको चलाजा जानते ही हैं, अर्थात निभाग हम जानते हैं। क्या बाबू? निभाग जानते हैं। इसको हम बीजांड द्वार जानते हैं, बीजांड द्वार जानते हैं, और इसको हम अध्यावरण जानते हैं। बोलिएगा, इतनी चीज हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो देखिएगा, हम दूसरा लिखें बीजांड द्वारीय प्रवेश। यदि, क्या बाबू? यदि पराग नलिका, क्या बाबू? पराग नलिका बीजांड द्वार आपका ये है, बीजांड द्वार के तरफ से प्रवेश करती है तो उसी को बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। अर्थात जो पराग नलिका आपका है किधर से प्रवेश करे बाबू? बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करे तो उसी को हम क्या कह देते हैं? बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। तो देखिए, यही तो आपकी पराग नलिका है, पराग नलिका। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई परेशानी? और यह किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? कैप्सेला और लिली के पौधों के बीजांड में इस प्रकार का प्रवेश होता है। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए तीसरा नंबर। क्या आ जाइए बाबू? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आपका क्या है बाबू? अध्यावरणीय प्रवेश। कौन सा प्रवेश? अध्यावरणीय प्रवेश। तो पहले फोटो बना ले तब हम समझें। बन गया बाबू? कोई परेशानी? अच्छा, इसका नाम हम लोग जान चुके हैं। क्या नाम है बाबू? निभाग नाम है। इसका भी नाम हम लोग जान गए हैं, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। और यही तो आपका कहलाता है क्या बाबू? अध्यावरण। बोलिएगा, क्या कहलाता है? अध्यावरण, अध्यावरण कहलाता है। तो गौर से देखिएगा, यदि पराग नलिका, क्या बाबू? यदि पराग नलिका किधर से प्रवेश करे? अध्यावरण की तरफ से प्रवेश करे। अर्थात पराग नलिका अंडाशय में या बीजांड में, किसमें बाबू? अंडाशय नहीं, बीजांड में यदि अध्यावरण की तरफ से प्रवेश करती है तो उसी को हम अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। क्या कह देते हैं? अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। तो यही आपका पराग नलिका है, पराग नलिका। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? और यह किस प्रकार के पौधों के बीजों में पाई जाती है? पुष्पों में पाई जाती है। कुकुरबिटा कुल के पौधों के पुष्पों में पाई जाती है। कुकुरबिटा और पिस्टेसिया कुल के पौधों के पुष्पों में पाई जाती है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? लिखवा दें, बहुत कठिन तो नहीं है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, पराग नलिका का
पराग नलिका का भ्रूण कोश भ्रूण कोश में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, entry of pollen tube in embryo sac, in embryo sac, इसका क्या नाम है बाबू? वर्तिकाग्र। क्या नाम है? वर्तिकाग्र। इसका क्या नाम है बाबू? वर्तिका। इसका क्या नाम है बाबू? अंडाशय। क्या नाम है? अंडाशय। अंग्रेजी, इसका क्या अंग्रेजी होती है? इसका क्या नाम होता है? हो गया बाबू? अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा, अब बताइएगा इस अंडाशय के अंदर क्या है आपका? बीजांड है। और बीजांड की अंग्रेजी क्या होती है? ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल होता है। कोई परेशानी आप लोग को अब समझ में आया है? बीजांड के अंदर ये आपका क्या है बाबू? ये आपका बीजांड काय है। क्या है? बीजांड काय है, अर्थात न्यूसेलस है। क्या है? न्यूसेलस है। अब इस बीजांड काय में आपकी एक संरचना पाई जाएगी। देखिएगा, संरचना पाई गई। इस संरचना को हम भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अब ध्यान दीजिएगा, इस एम्ब्रियो सैक में ऊपर आपको ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन 3 कोशिकाओं को किस नाम से जानते हैं बाबू? प्रतिमुख कोशिका के नाम से जानते हैं। प्रतिमुख कोशिका, अंग्रेजी में एंटीपोडल सेल के नाम से हम जानते हैं। कोई परेशानी? अच्छा, अब आ जाइए, नीचे की तरफ भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो अगल बगल की 2 कोशिकाएं होती हैं, क्या बाबू? अगल बगल की ये जो 2 कोशिकाएं हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। और ये जो बीच वाली कोशिका है, इसको किस नाम से जानते हैं? अंड कोशिका के नाम से जानते हैं। अंड कोशिका के नाम से जानते हैं। क्यों? समझ में आ गया? कोई परेशानी? अच्छा, अब इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अंड समुच्चय कहते हैं, अर्थात एग ऑपरेटस कहते हैं। एग
एग ऑपरेटस APPA है। देखिएगा एग ऑपरेटस का अंग्रेजी क्या लिखा है। एग ऑपरेटस कहते हैं। क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? कोई परेशानी बोलिएगा। देखिएगा, इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पराग कोश से पराग कण निकलता है। क्या निकलता है बाबू? पराग कोश से यहां मान लीजिए हम बना ही दे रहे हैं। ये आपका क्या है? पराग कोश है। इस पराग कोश में क्या भरा हुआ है बाबू? पराग कण भरा हुआ है। अब इस पराग कोश से पराग कण निकलता है, और जब पराग कण निकलता है तो कहां चला जाता है बाबू? बोलिएगा। वर्तिकाग्र पर चला जाता है। कहां चला जाता है? वर्तिकाग्र पर चला जाता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो इसमें दो कोशिकाएं होंगी। तन दोनों कोशिकाओं का नाम बता दीजिए आप लोग। हाँ, ऊपर एक बड़ी कोशिका होगी। इस ऊपर बड़ी कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बोलिएगा। वर्धी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धी कोशिका कहते हैं। और इसके नीचे एक छोटी कोशिका पाई जाती है। इसको किस नाम से जानते हैं? जनन कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जनन कोशिका के नाम से जानते हैं। यह चीज आपको बता चुके हैं। अब समझिएगा। तो हमको यह देखना है बाबू कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो पराग नलिका हम लोग इससे पहले बना चुके हैं, फिर भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब होगा क्या बाबू? ये आपका टोटल क्या कहलाता है बाबू? पराग कण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टोटल पराग कण कहलाता है। अब ये पराग कण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यहां क्या लेता है बाबू? शर्करा। हाँ, वर्तिकाग्र से शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके यह आकार में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। आपको बताए थे, शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके आकार में बड़ा हो जाता है। तो जब बड़ा हो जाता है तो हम जानते हैं कि पराग कण में दो चोल पाए जाते हैं। एक बाह्य चोल पाया जाता है और एक अंतः चोल पाया जाता है। तो जो अंतः चोल होता है वही बाह्य चोल को फाड़कर क्या बाबू? या धंसकर पराग नलिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पराग नलिका का निर्माण करता है। और यह पराग नलिका वर्तिकाग्र को भेदते हुए अंदर आ जाती है। कहां जाती है? अंदर आ जाती है। यही आपकी पराग नलिका है। तन कलर इसका चेंज कर ले। पराग नलिका है। और यह पराग नलिका देखिएगा पराग कण से नीचे की तरफ बढ़ रही है। समझ में आ गया? और पराग कण से नीचे की तरफ बढ़ रही है तो यह बढ़ करते बढ़ते 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 कहां आ जा रही है बाबू? देखिएगा, बीजांड के अंदर आ जा रही है। बीजांड को छेद करके कहां पहुंच जा रही है? बोलिएगा। भ्रूण कोश में पहुंच जा रही है। कहां पहुंच जा रही है? भ्रूण कोश में पहुंच जा रही है। देखिए पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अब गौर से देखिएगा। यहां पर दो क्रियाएं होती हैं, हम आपको बता चुके हैं। जब ये पराग नलिका नीचे की तरफ बढ़ती है तो उसी समय जो वर्धी कोशिका होती है ये भी सबसे पहले नीचे की तरफ आ जाती है। कहां जाती है बाबू? नीचे की तरफ आ जाती है। कौन सी कोशिका है? वर्धी कोशिका है।
और नीचे की तरफ आती है और समाप्त भी हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये पहले हम आपको बता चुके हैं। अब बचा जनन कोशिका। क्या बचा बाबू? जनन कोशिका बचा। ये जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बना लेती हैं। कितनी कोशिकाएं बना लेती हैं? अर्थात 2 जनन कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। 2 जनन कोशिका का निर्माण कर लेती है। कोई परेशानी आप लोगों को? तो ये दोनों जनन कोशिकाएं अंदर आती हैं। आने से पहले गौर से देखिएगा। अब यहां पर इस फोटो को आप लोग समझिएगा बाबू, देखिएगा। यह आपका भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश है। और इसमें देखिएगा यह आपका बोलेगा अंड कोशिका है, ठीक। इसके बगल में यह आपकी सहायक कोशिकाएं हैं। दिखाई दे रहा है? तो होगा क्या बाबू, इसमें जब यह पराग नलिका प्रवेश करेगी भ्रूणपोष में, तो हो सकता है इन दोनों के बीच से प्रवेश करे, जनन कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से प्रवेश करे, अर्थात यहां से प्रवेश करे। क्लियर हो गया? तो इधर से प्रवेश करे चाहे इधर से प्रवेश करे, अर्थात जनन कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से या तो प्रवेश करे, या तो क्या बाबू, या तो ये जो आपकी सहायक कोशिका है, इस सहायक कोशिकाओं को फाड़ते हुए, बेधते हुए इसमें प्रवेश करे। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसी तरह से यह प्रवेश करती है। और जब इसमें प्रवेश कर जाती है तो ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं जनन कोशिकाएं, ये दोनों जनन कोशिकाएं अंदर आकर के क्या हो जाती हैं बाबू, स्वतंत्र हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्वतंत्र हो जाती हैं। देखिए, कोई परेशानी? एक बार और बताएं, समझिएगा। हम आपको हेडिंग डलाए हैं कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। किस प्रकार से पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश होता है, तो हम आपको वही बता रहे हैं बाबू कि ये आपका टोटल अंडाशय है। टोटल क्या है? अंडाशय है। और अंडाशय 3 भागों में बटा हुआ है। यह आपका अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र में बटा हुआ है। अब पराग कोश से पराग कण निकलता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र पर उपस्थित शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ उपस्थित रहता है, जिसको खा करके यह फूल जाती है, अर्थात बड़ी हो जाती है। क्लियर हो गया? आज जब बड़ी हो जाती है तो पराग कण का जो अंतिम अंतः चोल होता है, वह अंतम चोल पराग नलिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पराग नलिका का निर्माण करता है। और यह पराग नलिका वर्तिकाग्र को बेधते हुए बीजांड तक पहुंच जाती है। कहाँ तक पहुंच जाती है? बीजांड तक पहुंच जाती है। और बीजांड के बाद इसको भ्रूणपोष में पहुंचना है। तो भ्रूणपोष में यह 2 तरीके से पहुंचती है। कितने तरीके से पहुंचती है? 2 तरीके से पहुंचती है। या तो यह जनन कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से प्रवेश करती है, या तो सहायक कोशिका को बेध करके प्रवेश करती है। समझ में आ गया? और दोनों जो जनन कोशिका होती है इसमें ला करके स्वतंत्र कर देती है, अर्थात छोड़ देती है। क्या क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इतना कोई परेशानी? हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बाबू, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, या दोहरा निषेचन। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन
डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन किसे कहते हैं या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, समझिएगा बाबू। देखिएगा, ये बताइए, दोनों नर युग्मक इसमें प्रवेश कर गए हैं, कोई परेशानी आप लोगों को? तो एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से, किससे बाबू? एक अंड कोशिका से नर युग्मक किससे संयुग्मन करेगी? अंड कोशिका से, या इसी को मादा युग्मक कह लीजिए। क्या कह लीजिए? मादा युग्मक कह लीजिए। मादा युग्मक से निषेचन करेगी, समझ में आ गया? तो बनाएगी क्या बाबू? हाँ, युग्मनज बनाएगी। क्या बनाएगी? युग्मनज। क्या बनाएगी? युग्मनज बनाएगी, जिसको अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हो? जाइगोट कहते हो। और यह युग्मनज जो होगा बाबू आपका कैसा होगा? द्विगुणित होगा। कैसा होगा? द्विगुणित होगा। समझ में आ गया? अब इस युग्मनज को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? सत्य निषेचन या संयुग्मन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सत्य निषेचन या संयुग्मन के नाम से जानते हैं। सत्य निषेचन, सत्य निषेचन या संयुग्मन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संयुग्मन के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हुआ बाबू? अब गौर से समझिएगा। फिर यहां का एक नर युग्मक, क्या बाबू? नर युग्मक, नर युग्मक। देखिएगा, एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से निषेचित कर लिया, अभी एक नर युग्मक बचा हुआ है। यह नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से, क्या बाबू? ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित करेगा, अर्थात इसी को हम द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। ठीक, अब यह द्वितीय केंद्रक से निषेचित होगा, प्लस द्वितीयक केंद्रक से निषेचित होगा। तो निषेचित होकर के क्या बना लेगा बाबू? बोलेगा आप लोग, त्रिसमेकन बना लेगा। क्या बना लेगा बाबू? त्रिसमेकन। क्या बना लेगा बाबू? त्रिसमेकन बना लेगा। अर्थात युग्मनज आपका कैसा था? द्विगुणित था। तो ये आपका कैसा होगा बाबू? बोलिएगा, त्रिगुणित होगा। कैसा होगा? त्रिगुणित होगा। इसको त्रिसमेकन कहते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? बोलिएगा, बोलिए भाई। और यह त्रिसमेकन त्रिकेंद्र की होगा। कैसा होगा? अर्थात तीन केंद्र की होगा। समझ में गया? अब कोई परेशानी आप लोगों को यहां तक? अब गौर से समझिएगा। अब यह युग्मनज, क्या बाबू? यह युग्मनज भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। विकसित होकर के क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। और यह त्रिसमेकन विकसित होकर के भ्रूण पोष बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण पोष बनाएगा। क्या बनाएगा? गौर से देखिए शब्द में, यहां आप भ्रूण कोष लिखे हो, यहां आप क्या लिख रहे हो? भ्रूण पोष लिख रहे हो। अर्थात यह आपका क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म हो जाएगा। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बना लेगा। और यह भ्रूणपोष बाबू भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? पोषण प्रदान करेगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब गौर से समझिएगा। इसी बीच में
ये आपका 2 केंद्रक और यहाँ आपका 3 केंद्रक, दोनों मिलकर कितना केंद्रक बना लेंगे बाबू? बोलिएगा। 5 केंद्रक बना लेंगे। कितने बना लेंगे? 5 केंद्रक बना लेंगे। अर्थात द्विनिषेचन जो होता है, दोहरा निषेचन जो होता है, वह 5 केंद्रकीय होता है। कैसा होता है बाबू? 5 केंद्रकीय होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई परेशानी आप लोग को? तो देखिएगा, क्या 2 बार निषेचन नहीं हुआ है? एक बार आपका निषेचन अंड कोशिका तथा नर युग्मक से हुआ है। दूसरा आपका निषेचन नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक से हुआ है। 2 बार हुआ है कि नहीं हुआ है? इसीलिए इसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं। तो देखिए, आपको हमने यही लिखा है बाबू, एक बार नर युग्मक तथा अंड कोशिका से निषेचन हुआ तो युग्मनज बना है, युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो गया है। क्लियर हो गया? ऐसी युग्मनज को हम सत्य निषेचन या संयुग्मन भी कहते हैं। दूसरा निषेचन नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हुआ है तो त्रिसमेकन बनाया है, जो त्रिगुणित होता है। और यह त्रिसमेकन आगे विकसित होकर के क्या बना दिया बाबू? भ्रूणपोष बना दिया है। और यही भ्रूणपोष क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जिससे भ्रूण बढ़ता है और भ्रूण बीज में परिवर्तित हो जाता है। कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक? बोलेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या पहले फोटो बना लोगे कि पहले लिखवा दें? पहले लिख लीजिए आप लोग। ठीक। हाँ।